से चली जाती है। चंदन नगर के पास एक प्रीतमपुर नाम का गांव था। चंदन नगर से प्रीतमपुर के रास्ते के बीच एक भयानक जंगल पड़ता था, जहां पर लोग अक्सर गायब हो जाते थे। गायब होने की घटनाएं अक्सर रात में ही होती थी, इसीलिए रात के वक्त कोई भी चंदन नगर से प्रीतमपुर नहीं जाता था। राजेश चंदन नगर में रहता था। उसके 3 दोस्त थे, जिनका नाम शिल्पा, प्रीति और रोहन था। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा, आज मौसम बड़ा सुहावना है, गजब ढा रहा है। क्यों ना आज लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। तू भी कमाल करता है राजेश। आसमान देख रहा है, काली घटा छाई हुई है और तुझे मस्ती सूझ रही है। मुझे लगता है कि बारिश तेज होगी, कहीं हम बारिश में फंस न जाएं। चुप कर यार, डरपोक कहीं का। हमेशा अपने मुंह से उल्टी सीधी बात ही निकालता है। ये उम्र करने की नहीं बल्कि घूमने की होती है, कुछ एडवेंचर करने की होती है। मैंने सुना प्रीतमपुर के पास एक जंगल पड़ता है, जहाँ पर जाने से लोग घबराते हैं। आज वहीं चलते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। राजेश की बात का प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह राजेश, मजा आ जाएगा। मैंने सुना है उस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है जो सबको मार देती है। बेवकूफ लोग साइंस के दौर में इन बातों पर यकीन करते हैं। प्रीति की बात पर शिल्पी ने डरते हुए प्रीति से कहा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते शिल्पी, चुड़ैल होती है, मेरी माँ बताती है चुड़ैल के बारे में। प्रीति बोली, तू तो हमेशा से डरपोक ही रही है, अपनी बात मत कर। तू तो रात में टॉयलेट के लिए भी अपनी मम्मी को ले जाती है, हाँ? चारों दोस्तों में बहस छिड़ गई और अंत में सब लोगों को राजेश की बात माननी पड़ी। चारों दोस्त कार में बैठ गए और प्रीतम नगर की तरफ चल पड़े। राजेश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो ड्राइव करते करते जोर जोर से गाने गा रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई। अपनी बकवास आवाज में गाना बंद कर यार, और सुन, हम लोग रात से पहले वापस आ जाएंगे। हाँ। रोहन ने ये बोला ही था कि तभी अचानक उनकी कार झटके से बंद हो जाती है। उनकी कार उसी जंगल में बीचों बीच रुकी थी, मगर उन चारों को पता नहीं था क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। लगता है इंजन गर्म हो गया है। राजेश ने देखा 2 व्यक्ति चलकर उन्हीं के पास आ रहे थे। वो दोनों व्यक्ति उनके पास आकर रुक गए। वो दोनों मनचले युवक प्रीतम नगर के रहने वाले थे। उन दोनों की जोड़ी टिल्लू और बिल्लू के नाम से मशहूर थी। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, हम सब लोग प्रीतम नगर के जंगल की तरफ जा रहे थे और गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, इसलिए गाड़ी रुक गई। यहाँ पर कहीं आसपास पानी मिलेगा क्या? राजेश की बात सुनकर बिल्लू जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, लगता है तुम सब लोग शहर से आए हो, देख नहीं रहे? आसमान में काली घटा छाई हुई है। कुछ ही देर के बाद पानी ही पानी हो जाएगा सड़क पर। गाड़ी तुम्हारी खुद ही ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी कार के अंदर सुंदर कन्याएं बैठी हैं, इसीलिए तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं सुंदर कन्याओं का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्लू की बात सुनकर प्रीति ने गुस्से में बिल्लू से कहा, चल हट बदमाश कहीं का, तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई, मैं तो आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। रोहन बिल्लू और टिल्लू को पानी लाने के लिए बोलता है। वो दोनों मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पानी लेने के लिए आगे की ओर चल देते हैं। तूने देखा टिल्लू, कार के अंदर बैठी हुई लड़कियाँ कितनी मस्त थी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा बिल्लू कि तुझे हो क्या गया है। रात होने में कुछ ही समय बाकी है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल की चुड़ैल हमें भी मार दे। पागल हो गया है क्या? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये तो सब गांव वाले डराने के लिए कहते हैं। बिल्लू, तेरी आशिकी किसी दिन हम दोनों को मरवाएगी। अचानक उन दोनों की निगाह सड़क के किनारे रखे एक हैंडपंप पर पड़ती है।
टिल्लू, वो देख सामने नल है। हम लोग यहीं से पानी भर लेंगे और उन लोगों को दे देंगे। कन्याएं खुश हो जाएंगी, दीवानी हो जाएंगी मेरी। चल, तू एक काम कर, तू नल चला, मैं पानी भर। टिल्लू ने नल चलाया ही था कि तभी अचानक वहां पर जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती है। रात में इस नल को चलाने की हिम्मत किसने की? किसने अपनी मौत को दावत दी है? आवाज सुनकर दोनों लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि तभी अचानक उनके सामने से नल के अंदर से एक धुआं निकलता है और वो देखते ही देखते धुआं चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल को देखकर बिल्लू टिल्लू की हवा टाइट हो जाती है। बिल्लू हाथ जोड़कर चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में यहाँ रहती हो। हमें जाने दो। कैसी बातें कर रहा है राजा? अभी कुछ देर पहले तो तू गाना गा रहा था, आशिकी में तेरी जान जाएगी। अब जब जान जाने की बारी आ गई तो डर क्यों रहा है? बिल्लू और टिल्लू वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि चुड़ैल दोनों को पकड़ लेती है। चुड़ैल एक झटके में बिल्लू की गर्दन तोड़कर उसका खून पी जाती है और वही हाल टिल्लू का भी करती है। दोनों दोस्त उसी वक्त मर जाते हैं। चुड़ैल उनके हाथ से पानी की बोतल लेकर उस तरफ चल देती है जहाँ पर रोहन और उसके दोस्त टिल्लू और बिल्लू का इंतजार कर रहे थे। बिल्लू और टिल्लू के अभी तक नहीं आने से वो सब लोग परेशान थे। प्रीति जो कि पहले बहादुरी की बातें कर रही थी, उसने डरते डरते राजेश से कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है राजेश। अब तो रात भी हो गई है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। उन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। तुम तो खामखा डर रही हो प्रीति। हो सकता है कि पानी यहाँ से दूर हो, और मत भूलो वो लोग पैदल गए हैं। राजेश ने ये कहा ही था कि तभी अचानक उसने देखा सामने चुड़ैल हाथ में पानी की बोतल लिए हुए उनके नजदीक ही आ रही थी। चुड़ैल को देखकर उन चारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इससे पहले वो लोग भागने की कोशिश करते, चुड़ैल बहुत फुर्ती से आकर राजेश के सामने खड़ी हो गई और उसने बोतल को आगे बढ़ाते हुए कहा, लो राजा जी, इस बोतल के पानी से अपनी कार के इंजन को ठंडा कर लो। तुम्हारी कार स्टार्ट हो जाएगी, पर याद रखना इस कार पर तुम लोग जिंदा नहीं जाओगे, मुर्दा ही जाओगे। बहुत दिनों के बाद मुझे इतना सारा खून पीने को मिलेगा। उन 2 नमूनों का खून पीकर मैं बहुत ताकतवर बन गई हूँ। तुम चारों का खून पीकर अब और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। इतना कहकर उस चुड़ैल ने राजेश का गला पकड़ लिया। राजेश का गला छुड़ाने की रोहन ने बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। चुड़ैल ने राजेश का खून पी लिया। राजेश ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। ये सब देखकर रोहन बुरी तरह से घबरा गया और उसने प्रीति और शिल्पी की तरफ देखकर कहा, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं भाग सकते राजा जी। तुम्हारे एक दोस्त का खून तो मैंने पी लिया, अब तेरी बारी है। इतना कहकर चुड़ैल ने रोहन का भी गला पकड़ लिया और उसके साथ भी वही किया जो राजेश के साथ किया था। प्रीति और शिल्पी उस जंगल में बुरी तरह से भागने लगी। चुड़ैल अचानक उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। चुड़ैल ने बहुत फुर्ती से प्रीति का गला भी पकड़ लिया। वो उसका खून पीने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक भारी स्वर गूंजा, रुक जा चुड़ैल, उन्हें बहुत मासूम और बेकसूरों की जान ली है। अब इससे ज्यादा और नहीं। मैंने इस कार को यहाँ पर आते देख लिया था। मैं समझ गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उस आवाज को सुनकर चुड़ैल ने प्रीति का गला छोड़ दिया। प्रीति खांसती हुई नीचे गिर गई और शिल्पी ने उसे उठा लिया। चुड़ैल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। चुड़ैल उस तांत्रिक को देखकर हंसने लगी। ए तांत्रिक, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक लेगा? ये सारा जंगल मेरा है। रात में यहाँ से जो कोई भी गुजरेगा तो मैं उसे मार दूंगी। यहाँ पर सड़क बनाकर तुम लोगों ने गलती की है, उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं चुड़ैल, बस अब और नहीं। तेरा अंतिम वक्त आज आ गया है। आज तक तू मेरी नजरों से बचती हुई भागती हुई आई है, मगर आज तू मेरे सामने खड़ी हुई है। अब तू जिंदा नहीं बच पाएगी। इतना कहकर उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से मंत्र युक्त सिद्ध सिंदूर निकाला और उसने वो चुड़ैल के सर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो सिंदूर चुड़ैल के सिर पर गिरा, चुड़ैल के बाल जलने लगे और वो बुरी तरह से तड़प तड़प कर तांत्रिक से कहने लगी,
तांत्रिक, मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं चुड़ैल, तू दया के काबिल नहीं, तेरी मौत ही तेरी सजा है। यहाँ से जाने के बाद नर्क में जाकर और जल। एक गांव के पास एक गंदा नाला बहता था। वो बहुत ही बड़ा नाला था। आसपास के गांव और कई शहरों का गंदा पानी उस नाले में आकर गिरता था। उस नाले में से बहुत बदबू आती थी, इसलिए कोई भी आदमी उस नाले के आसपास जाना पसंद नहीं करता था। एक रात पिंकू और रिंकू नाम के दो दोस्त शहर से फिल्म देखकर आ रहे होते हैं। कितनी बदबू आवत है इसमें, बहुत ही गंदा है ये तो। जल्दी से खिसक लो, नहीं तो यहीं इसकी बदबू से बेहोश हो जाएंगे। हाँ। तभी उन दोनों को वहाँ एक औरत और एक छोटी बच्ची दिखते हैं। अरे पिंकू, ये औरत और बच्ची इतनी रात में यहाँ कहाँ बैठी है, और वो भी इतनी बदबू में? चल के देखना पड़ेगा। सही कहा तो भैया, बात कुछ टेढ़ी लगत है, और दोनों देखो डरावनी भी लागत है। चलो चल करके देखें। ऐसा कहकर वो दोनों तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो दोनों उस हवा में नाले की तरफ खींचे चले जाते हैं। अरे अरे अरे, मर गया रे! रिंकू भैया बचाओ! ई का हो रहा है, मैं तो नाले की तरफ खींचा जा रहा हूँ। बचाओ बचाओ! अरे भैया, हम का घंटा बचाएं तुमको, हम खुद ही खींचे जा रहे हैं। तभी दोनों उड़ने लगते हैं और नाले में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वो नाले के किनारे गंदे पड़े होते हैं और उनमें से बहुत बदबू आ रही होती है। वो गांव जाते हैं, गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। क्या हो मेरे गांव के अमिताभ बच्चन, कल नाले में नहाने गए थे क्या? नहीं नहीं भैया, शायद रात में छोटी गंगा समझ के कूद गए होंगे बेचारे। गांव वालों की बात सुनकर रिंकू और पिंकू को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव वालों से बोलते हैं, ज्यादा दांत तो दिखाओ मत, नहीं तो अभी यहीं तुम्हारे सर से गंगा जल निकाल देंगे। हाँ। रिंकू और पिंकू को गुस्से में देखकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वहां पर एक गांव वाला आता है। उसके हाथ में कूड़े की एक बोरी होती है जिसमें बहुत सा कूड़ा पड़ा होता है। इस नाले का एक ही फायदा है कि कूड़ा फेंकने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, बस यहीं फेंक दो और काम खत्म। ऐसा कहकर जैसे ही वो गांव वाला कूड़ा फेंक कर घूमता है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। अभी कहाँ काम खत्म मेरे लल्लू लाल, अभी तो काम शुरू होता है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव वाले की गर्दन उखाड़कर नाले में चली जाती है। अगली सुबह लोगों को उस आदमी की बिना सर की लाश मिलती है। अरे बाप रे, ये कौन है भाई? इसका सर कहाँ गया? कौन मारा इसको इस तरह? तभी एक गांव वाला उसको पहचान लेता है। अरे भाई, ये तो कल्लू नाई है। ये कैसे मर गया और कौन इसके सर की हजामत कर गया? इसके बाद गांव वाले कल्लू नाई की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उस नाले से आए दिन लाशें मिलने लगती हैं, जिससे गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और गांव के सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, कुछ करिए, देखिए ये गांव में क्या हो रहा है। आए दिन उस नाले के पास किसी न किसी की लाश मिल रही है। ऐसा लागत है जैसे कोई खूनी नाला है। भाइयों, आपकी चिंता ठीक है, लेकिन बिना जाने हम भी क्या कर सकत हैं? अब हमें क्या पता वहाँ कौन और कैसे मर रहा है। तभी वहाँ रिंकू और पिंकू आते हैं। हम तो उस दिन भी कहे रहे कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम लोग हमारी बात नहीं माने, और देखो गांव में क्या हो रहा है। सही कह रहे हो रिंकू बेटा, लेकिन बिना जाने हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो अभी यही सलाह देंगे कि कोई भी आदमी रात में उस नाले के पास न जाए। फिर सब लोग सरपंच जी की बात मान जाते हैं और रात में उस खूनी नाले के पास ना जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन रिंकू और पिंकू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। पिंकू भैया,
हम जो सोचता हूँ तुम भी का वही सोचत हो। अब भैया हम कोई भगवान तो है नहीं जो तुम सोचो वो हम बिना बताए जान जाएं या सोचने लगे। अरे ज्यादा पहेली ना बुझाओ और जल्दी बताओ। आप भी ना बहुत मजा किया हो। अरे वो रात जब हम दोनों नाले में गिरे थे तब तुम एक बात ध्यान दिए थे, वहाँ एक औरत और बच्ची बैठी थी। हमको तो लागत है का ही कौनो लफड़ा है और हो ना हो वो औरत और बच्ची ही मार रही है सबको। वाह रिंकू भैया, तुम तो सचमुच में अमिताभ बच्चनवा हो। एक ही दिन में ढूंढ लिया कातिल को। वाह वाह वाह। फिर वो दोनों नाले के किनारे जाकर सारी बात पता करने का इरादा करते हैं और उसी रात नाले के किनारे उसी जगह पहुंचते हैं जहां पहली बार वो औरत और बच्ची दिखे थे और फिर एक जगह छिपकर बैठ जाते हैं। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है और जोर जोर से चिल्लाती है, माँ माँ कहाँ हो तुम माँ, देखो मैं आ गई, आओ माँ बाहर आओ माँ, मैं आ गई। तभी नाले में से एक चुड़ैल बाहर आती है और बच्ची के पास जाती है। बच्ची चुड़ैल से लिपट जाती है। मेरी बेटी तू आ गई, बता मेरी बेटी मेरी राजकुमारी ने क्या खाया है आज, बता। माँ मैंने कुछ नहीं खाया आज, दिन भर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। मैं जिसके पास भी खाना मांगने गई उन लोगों ने मुझे गंदी कहकर भगा दिया। तू चिंता न कर मेरी बेटी, तेरी माँ जिंदा है, तुझे कोई खाने को दे या ना दे तेरी माँ तुझे अच्छा खाना देगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने पास से सूखी और कई दिनों की बासी रोटियां उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बच्ची भी उन रोटियों को खाने लगती है। ये देखकर रिंकू और पिंकू को रोना आ जाता है और रिंकू पिंकू से बोलता है, पिंकू भैया वो बच्ची जो खा रही है उससे तो वो बीमार हो जाएगी। हम जा रहा हूँ उसे रोकने, हमसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर चुड़ैल ने कुछ कहा तो? अरे कुछ भी कहे, हम वो लड़की को ऐसे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ऐसा कहकर रिंकू उन दोनों के पास जाता है और चुड़ैल को बोलता है, दोस्त चुड़ैल ये क्या कर रही है, कुछ इंसानियत है कि नहीं? इस बच्ची को नाली के किनारे की बासी गंदी रोटी खिला रही है, ये मर जाएगी। ऐसा कहकर रिंकू उस लड़की के हाथ से वो बासी रोटियां फेंक देता है। इस बात पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। ये क्या किया, कुछ दे तो सकते नहीं, कम से कम जो इसके पास है वो तो मत छीनो। ऐसा कहकर चुड़ैल रिंकू को गर्दन से उठा लेती है। तभी वहाँ पिंकू आ जाता है और चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी माफ कर दो रिंकू भैया को, इनका इरादा आपके काम में बाधा पहुंचाने का नहीं था, ये तो केवल ये चाह रहे थे कि इस बच्ची को अच्छा खाना मिल सके, नहीं तो ये बीमार हो जाएगी और मर भी सकती है। पिंकू की इस बात पर चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है और बोलती है, तू खिलाएगा मेरी बेटी को अच्छा खाना? हाँ क्यों नहीं, वो भी मेरी बेटी जैसी है। उसके बाद रिंकू पिंकू को खाना लाने के लिए बोलता है। पिंकू खाना लाने के लिए चला जाता है। रिंकू चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल जी आप चुड़ैल कैसे बन गईं और ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी पिंकी है, मैं और मेरे पति मरने से पहले इस नाले में साफ सफाई किया करते थे। एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब थी और वो काम पर नहीं जा सकते थे, तब ठेकेदार ने उन्हें जबरदस्ती नाले की सफाई के लिए भेजा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और अपने पति को बचाने के चक्कर में मेरी भी मौत इसी नाले में डूबने से हो गई। तब से मेरी ये बेटी अकेली है। और वो दुष्ट ठेकेदार चुड़ैल जी, उसका क्या हुआ? उस दुष्ट को तो मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन मेरी ये बेटी तब से अकेली है और ऐसे ही पूरे दिन खाने की तलाश में भटकती रहती है। तब तक पिंकू बच्ची के लिए खाना ले आता है। बच्ची खाना देखकर खाने पर टूट पड़ती है और खाने लगती है। माँ ये खाना तो बहुत अच्छा है माँ,
मजा आ गया। खा ले बेटी, पेट भर कर खा ले। चुड़ैल जी, आप चिंता ना करें, ये हमारे साथ ही रहेगी। आप निर्दोष लोगों को मत मारिए। अगर तुम लोग मेरी बेटी को पालोगे तो मैं किसी को नहीं मारूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। गांव वाले भी